आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। हम सब लोग ये जानते हैं कि हमारे लंग्स का, हमारे फेफड़ों का क्या महत्व है। फेफड़े हैं तो सांस सही ढंग से चलेगी, फेफड़े नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। शरीर के बेहतर कामकाज और सांस लेने के लिए फेफड़ों का स्वस्थ और मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। फेफड़ों में किसी भी तरह की समस्या आपको मुसीबत में डाल सकती है। यदि आपको लंग्स का कैंसर हो गया है तो आपकी जान खतरे में है। आपको किसी तरह का संक्रमण हो गया है, निमोनिया हो गया है, तब भी आपकी जान के लाले पड़ सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। यदि आपको अस्थमा हो गया तब भी आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। और सांस यदि सुचारू रूप से चलती रहे, हमारी जो श्वसन क्रिया है, हमारी जो सांस लेने की प्रणाली है, यदि वो मजबूत हो और वो बराबर चलती रहे तो हम पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आज संपूर्ण रूप से लंग्स के बारे में संपूर्ण रूप से ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कैंसर भी है, निमोनिया भी है और अस्थमा भी है, सब कुछ है। फेफड़ों को किस तरह से स्वस्थ और मजबूत रखा जाए, इसके बारे में सारी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि सारी जानकारी देने में समय लगता है और पूरी चीज़ों को सही ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है और उसके उपाय भी समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप ये वीडियो पूरा अंत तक पूरे ध्यान से सुने, समय निकालें। आप अपने शरीर के लिए समय निकालें। मैंने इतने इतने महत्वपूर्ण वीडियो बनाए, कई लंबे भी बने हैं, कई छोटे भी बने हैं, लेकिन उनको लंबा बनाना भी ज़रूरी था। यदि आप उसके विषय वस्तु को देखें, पूरा ढंग से समझाने की सारी चीज़ों को समझें। मुझे कोई घास नहीं काटना है या मुझे कोई वीडियो बना बना करके कोई कमाई या कोई धंधा नहीं करना है, कोई व्यापार नहीं करना है। बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये लोक हित में बना रहा हूँ। लोगों का सही ढंग से इलाज हो, लोग सही ढंग से स्वस्थ रहें और परंपरागत चिकित्सा पद्धति को मैं आगे लाना चाहता हूँ। बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटना चाहता हूँ, क्योंकि हमने इन दवाइयों के सबके साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं और एक बीमारी का इलाज कराने जाओ तो 4 नई बीमारियाँ पैदा होती हैं। इसलिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस मामले में किसी प्रकार की लाग लपेट के बिना, आपको यदि अच्छा लगे तो देखिए, आपको समझ में आए तो देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे 2 गालियाँ भी दे देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरा कोई इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए मेहरबानी करके विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ कि आप पूरा ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, और जब कैंसर फेफड़ों में शुरू होता है तो उसे फेफड़ों का कैंसर कहा जाता है। फेफड़ों का कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे प्रमुख कारण है, और यूएसए में तो पुरुषों और महिलाओं दोनों में दूसरा सबसे बड़ा कारण है ये कैंसर मौत का। दशकों तक बढ़ने के बाद हमारे देश में लंबे समय तक, कई दशक तक ये कैंसर का, फेफड़ों का कैंसर का सिलसिला बढ़ता रहा। लेकिन अब चूंकि लोगों को समझ में आने लगा है, धूम्रपान थोड़ा कम होने लगा है, तो इसलिए कैंसर की दर थोड़ी सी कम हुई है हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि सिगरेट वगैरह, ये बीड़ी तंबाकू वगैरह ये थोड़े से कम हुए हैं। तो इसके और क्या क्या कारण हैं? सिगरेट, धूम्रपान वगैरह तो हैं ही है, और क्या क्या कारण हैं कैंसर के, उनको समझ लीजिए, ताकि उन कारणों से आप बचेंगे तो आप लंग्स कैंसर से बच सकेंगे। तो सबसे पहले मैं लंग्स कैंसर के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो विकिरण, रेडिएशन थेरेपी, यदि पहले किसी अन्य प्रकार के कैंसर के लिए आपकी छाती में रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है तो बहुत ज़्यादा एक्सरे या सीटी स्कैन हुए हों तो आपको फेफड़ों के कैंसर के विकास का खतरा बढ़ सकता है। यदि आप बार बार हर बात पे, छोटी छोटी बात पे सीटी स्कैन कराएंगे तो आपको फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, इसलिए पूरा ध्यान रखिए। इसी तरह से एस्बेस्टस फाइबर के संपर्क में आना, यदि कोई व्यक्ति एस्बेस्टस फाइबर के संपर्क में आ जाता है तो उसे फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें इस कैंसर को उत्पन्न करने वाले केमिकल होते हैं। राजस्थान में जाडोल, सराड़ा, भीलवाड़ा, ये जो है एस्बेस्टस के काफ़ी सोर्सेज हैं जहाँ पर ये एस्बेस्टस का काम हुआ है, तो वहाँ कई लोगों को लंग्स का कैंसर हुआ है। इसी तरह से वायु प्रदूषण,
वायु प्रदूषण भी फेफड़ों के कैंसर का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि यह शरीर में प्रदूषित हवा को भेजता है जो फेफड़ों को खराब करती है। और आप जो मास्क लगा रहे हैं, है ना, तो मास्क से आप खुद सोचिए, व्यावहारिक रूप से सोचिए, किसी सरकार के दबाव में या किसी और दबाव में नहीं, या किसी और डर के कारण नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिकली महसूस करिए। और आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हम शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आपने मास्क लगा दिया, कई लोग डर के मारे डबल डबल मास्क लगा रहे हैं, ट्रिपल मास्क लगा रहे हैं। ये क्या धंधा हो गया, ये क्या काम हो गया? ऐसा कौन सा भय आपको सता रहा है? ये सारी बकवास बातें हैं। आप देखिए कितने लोग मर गए इसके कारण, क्योंकि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ही रिपीट हो रही है। अंदर शुद्ध हवा कहाँ से जाएगी, ऑक्सीजन कहाँ से जाएगी? तो लगातार कंटिन्यूअस मास्क लगा करके नहीं बने। आपको मालूम है दिल्ली हाई कोर्ट ने तो अभी फटकारा है दिल्ली सरकार को कि आप कार में अकेले बैठे हैं तभी आपको मास्क लगाना जरूरी है। ये जो उन्होंने निकाला नियम, उस नियम के खिलाफ हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है उनको, और वो वापस विड्रॉ करना पड़ा उनको। तो ये सही नहीं है, सही सोच भी नहीं है। लोगों के लंग्स खराब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं, और आने वाले समय में ये इसके सारे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ये आप ध्यान में रखिए। इसी तरह से सॉफ्टस्टोन की माइंस या पत्थर खदानों में काम करने वालों को ये तकलीफ हो सकती है सांस लेने में, और फिर कैंसर की। इसी तरह से रेडॉन के संपर्क में आना। रेडॉन एक स्वाभाविक रूप से होने वाली रेडियोधर्मी गैस है जो सभी चट्टानों और मिट्टी में मौजूद यूरेनियम की छोटी मात्रा से आती है। यह कभी कभी इमारतों में भी पाया जा सकता है, तो उनसे भी कैंसर का खतरा है, लंग्स कैंसर का खतरा है। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू और चूल्हे का धुआं। पुराने समय में लंग्स कैंसर हुआ करते थे क्योंकि चिमनियाँ नहीं होती थी। कई जगह जो मकान बनाए जाते थे, रसोई बनाई जाती थी, तो उनमें चिमनी या धुआं निकासी की व्यवस्था नहीं होती थी। धुआं निकासी की व्यवस्था नहीं होती थी तो उनको धुआं जो है इनहेल होता था, तो अंदर ही अंदर तो महिलाओं में लंग्स कैंसर बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो फेफड़े के कैंसर का या फिर पारिवारिक इतिहास है कि भाई आपके मदर, फादर, भाई बहन किसी को भी कभी कैंसर हुआ हो तो बच्चे में इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। तो फेफड़े के कैंसर के ये मोटा मोटी कारण हैं। इसके अलावा कैंसर के लक्षण क्या है फेफड़े के? लंबे वक्त तक खांसी का रहना, छाती में दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई होना, खांसी में खून आना, हर समय बहुत थकान महसूस करना, बिना किसी कारण के, ठोस कारण के वजन कम हो जाना, अचानक लगातार कम होते जाना, भूख न लगना, आवाज़ का बैठ जाना, कई लोगों का गला बैठ जाता है, सिर में दर्द बने रहना, हड्डियों में दर्द रहना, ये लंग्स के मोटा मोटी लक्षण हैं। लंग्स कैंसर से लड़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो कैंसर के कारण हैं उनसे आप बचें, जो हमने बताए। फिर आगे हम एक एक उपचार बता रहे हैं। 5 ग्राम चिरायता और 5 ग्राम कुटकी एक कांच के बर्तन में 125 ml पानी डाल करके रख दें। अगली सुबह उस पानी को निथार करके पी लें और 2 घंटे के लिए कुछ ना खाएं, और उसी बर्तन में फिर से 125 ml पानी डाल करके रख दें। इस प्रकार 3 दिनों तक ये भिगोई हुई कुटकी और चिरायता काम आएंगे। कुटकी और चिरायता अब मेरे ख्याल से हमारे जितने भी व्यूज़ दर्शक हैं वो सब जानने लगे हैं कि कुटकी क्या होती है और चिरायता क्या होता है, क्योंकि हमने कई बार फोटो भी बता दिए। दूसरा, आपको यदि कुटकी और चिरायता समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल पर आप कुटकी डाल करके इमेज सर्च करें तो कुटकी की इमेज आ जाएगी, चिरायते की भी इमेज आ जाएगी, और वही कुटकी और चिरायता आपको ऑनलाइन भी मिलता है, किसी आयुर्वेदिक स्टोर पर भी मिल सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पाउडर ना लें, पूरा साबुत लें। उसके जो लकड़ियां होती है कुटकी और चिरायते की, वो पूरा साबुत लें ताकि आपको भिगोने में भी आसानी रहेगी और नितारने में भी आसानी रहेगी, और वो शुद्धता में भी गारंटी होगी। पाउडर में तो और कोई मिला दिया हो तो कुछ पता नहीं लगता है। तो ये एक खुराक 3 दिन चलेगी। भिगोना है, 24 घंटे बाद में उसको पीना है नितार करके, और नया पानी भर देना है। इस तरह से 3 दिन तक काम में लेना है। 3 दिन के बाद में खुराक बदल देना है। तो ये 15 दिन तक आपको लेना है। 5 खुराक लेनी है 15 दिन।
किसी भी प्रकार के विटामिन सप्लीमेंट ना दें। यदि आपको लंग्स कैंसर प्रूव हो गया है तो मैंने तो यहाँ 3rd स्टेज के कैंसर, जिसके लिए गुजरात के डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनका मैक्सिमम आयु 8 महीना है, बचा है, 8 महीना है आपके पास में, लेकिन अब कोई ट्रीटमेंट संभव नहीं है, बस 8 महीना आपकी लाइफ है। किसी भी डॉक्टर को अंतिम क्षण तक प्रयास करना चाहिए व्यक्ति के लिए, और कभी भी व्यक्ति को सीधा ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आपको 8 महीने हैं। किसी को कह दें 8 महीना है, किसी को 6 महीना है, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। डॉक्टर का फर्ज है कि वो अंतिम क्षण तक बचाने का प्रयास करे व्यक्ति को। और देखिए वहां तो कह दिया 8 महीना, और यहाँ 3 साल हो गए, अभी तक उनका कुछ भी नहीं बांका नहीं हुआ। 30 दिन के बाद में, 30 दिन के अंदर अंदर उनका कैंसर नामो निशान ही मिटा दिया, सिर्फ खान पान और सारे रूटीन के इलाज से। आप चाहें पारसोला की महिला है 60 साल की, और उनका हमने ट्रीटमेंट किया है, और उन्होंने आज तक वो फॉलो कर रहे हैं, जबकि उनको कैंसर का कोई नामो निशान नहीं, लेकिन फिर भी वो फॉलो कर रहे हैं, और सारी खाने पीने की चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, उनका कोई बाल भी बांका नहीं हुआ है, और आराम से चल रहे हो। और पहले की तुलना में उनके चेहरे की रौनक, उनके चेहरे की खिलखिलाहट ज़्यादा अच्छी है, और एकदम स्वस्थ हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप ध्यान रखें, किसी भी प्रकार के विटामिन सप्लीमेंट ना दें, बाजार का कोई भी पेस्ट यूज़ ना करें। सरसों के तेल, काला नमक और लौंग के तेल की एक बूंद मिला करके उंगली से मंजन करें। थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें, उसमें थोड़ा काला नमक डाल दें, लौंग के तेल की एक बूंद डाल दें और उंगली से मंजन करिए। और सुबह शाम दोनों टाइम करिए, या मंजन करने के एक टाइम मंजन कर लीजिए, दूसरे टाइम में गर्म पानी में काला नमक डाल करके और कुल्ले और गरारे कर लीजिए। शक्कर या किसी भी प्रकार का मीठा तुरंत स्ट्रिक्टली बंद कर दें, यह आपके लिए जहर है। जिसको भी लंग्स कैंसर हुआ है उसके लिए जहर है, इसलिए स्ट्रिक्टली शक्कर और किसी भी प्रकार का मीठा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और बेरीज का सेवन करना चाहिए, जैसे रसबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी और चेरी। इनमें क्या है, इलेजिक एसिड होता है, एंथोसाइनिडिन्स और प्रोएंथोसाइनिडिन्स होते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं के साथ लड़ते हैं और उन्हें झट से खत्म कर देते हैं। इसलिए रोजाना ये बेरीज जरूर खाएं। ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, रसबेरी और चेरी। इसी तरह से एप्पल, सेब, वो भी कैंसर के बचाव में कारगर माना गया है, तो आप एप्पल भी ले सकते हैं। मशरूम भी कैंसर की रोकथाम में सहायक माना गया है, तो 4 मशरूम रोज खा सकते हैं। लेमन टी, जो हमने लेमन टी एक इंट्रोड्यूस की है कि भाई आप घर पर ही लेमन टी बनाइए, उसमें टी वी कुछ भी नहीं है, लेकिन नाम रखा है हमने लेमन टी, जिसका वीडियो हम एंड स्क्रीन में डाल रहे हैं। तो आप ये वीडियो पूरा होने के बाद में एंड स्क्रीन के 2 वीडियो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि दोनों वीडियो लंग्स के लिए मतलब रामबाण हैं, एक लेमन टी का और एक सूप का। उसके लिए भी समय निकालें ताकि आपको लंग्स के उपचार की मोटा मोटी पूरी जानकारी हो सके, और फिर उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप लोग देखिए। तो उसके अंदर भी क्या है, 1.25 कप पानी में थोड़ा सा अदरक या सौंठ, 4-5 काली मिर्च, 2 लौंग, आवश्यकता अनुसार गुड़, चुटकी भर काला नमक और 5 तुलसी पत्र उबालें। और जब ये पानी 1 कप से कम रह जाए तो उसमें नीचे छान करके आधा नींबू निचोड़ दें और वो पिएं। इसमें कोई चाय पत्ती वगैरह नहीं होती है। चाहे तो थोड़ी सी चाय पत्ती डाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं लगेगी आपको। इवन चाय पीना भी आपका छूट जाएगा, वो इतनी टेस्टी लगेगी, चाय की भी याद नहीं आएगी आपको। तो केवल हमने नाम रखा है उसका लेमन टी, तो वो लेमन टी लीजिए। अनाज के अंदर फोलेट्स, विटामिन बी होता है, जो कैंसर को रोकने में सहायक होता है। गेहूँ, जौ, काला चना, 50% गेहूँ ले लीजिए, 40% जौ ले लीजिए, 10% काला चना ले लीजिए। और इन तीनों का मिक्स आटा, उसको काम में लीजिए। मक्का, जई, राई, जौ, बाजरा और ज्वार जिसे अनाज से बनी चीज़ें हेल्दी डाइट का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इनमें विटामिन, खनिज, प्रोटीन, फाइबर और फाइटोकेमिकल्स होते हैं। इसी तरह से फलियां और दालें, फलियां और दालों में जो है प्रोटीन का बेस्ट सोर्स हैं।
मसूर और खेसारी जैसी फलियों और दालों के सेवन से कैंसर का जोखिम कम हो जाता है। ये कैल्शियम, आयरन और विटामिन बी का भी अच्छा स्रोत हैं। तो ये खाने पीने का सारा सिस्टम बनाइए अपना। जिनको भी लंग्स कैंसर है या फेफड़ों का कैंसर है या फेफड़ों में किसी भी प्रकार का संक्रमण है, दिक्कत है तो इसी तरह से गहरे हरे रंग की पत्तियों वाली सब्जियां, और अभी भाजियों का सीजन है। सर्दी के टाइम में तो भाजियों की बहार होती है, हरी भाजियों की, पत्तेदार सब्जियों की। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कोशिकाओं को डीएनए की क्षति से बचाने में सहायता करते हैं, जिससे कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। फलों और सब्जियों के अलावा किसी भी प्रकार का मीठा जिसमें शक्कर या बाहरी मीठा मिला हुआ है वो आपके लिए जहर है, इसलिए किसी भी प्रकार की मिठाई ना खाएं। तेज धूप और प्रदूषण से खुद को बचाएं। भिंडी बिल्कुल नहीं खाएं, क्योंकि देखिए भिंडी का जितना प्रोडक्शन है वो केवल बच्चों की मांग पूर्ति के लिए है, इसलिए बहुत ज़्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर का यूज़ किया जा रहा है और 12 महीने भिंडियाँ मिल रही है। तो ये खतरनाक है। जिस तरह से आज गेहूं को कहा जाता है कि ये कैंसर की खेती है, क्योंकि उसमें केमिकल और फर्टिलाइजर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया है उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में। वही हाल भिंडी का हो गया है कि भिंडी का उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में और 12 महीने भिंडी प्राप्त करने के चक्कर में, क्योंकि बच्चों की प्रिय वस्तु है, प्रिय सब्जी है, तो ये प्रिय सब्जी खतरे की घंटी बजा रही है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और जिनको भी कैंसर डिटेक्ट हो गया है उनको तो भिंडी बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। सुबह सुबह खाली पेट पिए जाने वाले पानी के बाद में 1 चम्मच शुद्ध देसी गाय के घी में आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर मिला करके उसका सेवन करना चाहिए। 1 चम्मच देसी गाय का घी ले लिया, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ले लिया, मिक्स कर दिया और चाट देंगे, तो ये आपको बहुत फायदा देगा, लंग्स के अंदर भी बहुत आराम देगा। इसी तरह से मूली में विटामिन सी और एंथोकाइनिन होता है। ये तत्व कैंसर सेल्स को खत्म करने में मददगार है। मूली मुंह, पेट, आंत और किडनी के कैंसर से लड़ने में बहुत सहायक है। 4 तरह के कैंसर से लड़ती है मूली, तो मूली खाएं। जो लोग मूली नहीं खाते हैं, जमीकंद है मूली नहीं खाते हैं, तो मूली के पत्तों की भाजी बना करके खाएं, मूली के पत्तों का सेवन करें, मूली के पत्तों का रस निकाल करके उसको काम में लें, लेकिन मूली का उपयोग करें, मूली या मूली के पत्तों का। अलग से 1 गिलास मूली का जूस निकाल करके उसमें थोड़ा काला नमक, जीरा और नींबू की बूंदें डाल करके सुबह खाना खाने के बाद में पी सकते हैं, लेकिन ये पीना बहुत मुश्किल होता है। यदि जो लोग मूली का सलाद बना करके खा सकते हैं वो मूली का सलाद बना करके खाएं। रस पी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और इस रस को हल्का सा, नींबू नहीं डालें पहले, और मूली का रस निकाल करके उसको हल्का सा गर्म कर लें, है ना, गरम करके, और फिर उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा नींबू डाल करके उससे गरारे करें। उससे गरारे करेंगे तो गले की सिकाई होगी, तो गले में किसी भी प्रकार का संक्रमण है तो वो भी दूर होगा। इसी तरह से टमाटर आपको सुरक्षित रख सकता है, और इसकी वजह है टमाटर में मौजूद लाइकोपीन। कई रिसर्च और स्टडीज में यह बात सामने आ चुकी है कि टमाटर में मौजूद लाइकोपीन एक पावरफुल एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, और लाइकोपीन के हाई इंटेक से कैंसर से बचा जा सकता है। इसलिए पके हुए लाल टमाटर खाएं या उनका सूप पिएं, और हमने जो सूप इंट्रोड्यूस किया है उसके अंदर भी ये है। कैल्शियम का भरपूर मात्रा में सेवन करें, इसके लिए पत्ता गोभी खाएं, पत्ता गोभी का रस निकाल करके भी पी सकते हैं, गेहूं के जवारे का रस निकाल करके भी पी सकते हैं, कच्चा दूध, चीज, मशरूम आदि का उपयोग कर सकते हैं। देशी गाय का कच्चा दूध लेकर के उसके भी कुल्ले करें और पिएं। ध्यान रहे मूली के जूस और दूध का साथ साथ उपयोग ना करें। यदि आपको दूध और मूली का उपयोग करना है तो दोनों में से एक चीज़ का ही उपयोग करें। 3 घंटे का गैप रखना है कम से कम, ये ध्यान रखिए। घर से लाल मिर्च, सफ़ेद नमक, शक्कर और मैदा बाहर निकालें किचन से। लाल मिर्च के स्थान पर कम तीखी हरी मिर्च, शिमला मिर्च, काली मिर्च का उपयोग करें। सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक या काला नमक का उपयोग करें। शक्कर के स्थान पर धागे वाली मिश्री, खड़ी साकर जिसको बोलते हैं, उसका उपयोग करें पीस करके, और उसका बूरा या फिर गुड़ का इस्तेमाल करें। बाजार का मैदा बिल्कुल बंद करें, और बाजार की मैदे की वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं खाएं। इसके अलावा
जिन लोगों को भी कैंसर डिटेक्ट हुआ है उनके लिए विटामिन B17 से भरपूर फलों आदि का उपयोग जरूर करें। इसके लिए आड़ू, पिच, आलू बुखारे, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, खुरमानी, नाशपाती, फलियां, अंकुरित दालें, अनाज, मसूर, कपास व अलसी के बीज, जौ का दलिया, ओट्स, ब्राउन राइस, धान, कद्दू, ज्वार, अंकुरित गेहूं, ज्वारे, कुट्टू, सिंगाड़ा, जई, बाजार, कीवी, एप्पल का भरपूर उपयोग करें। बादाम व अखरोट भी लाभकारी है। अंकुरित चीज़ों का उपयोग करें। पत्ता गोभी का जूस भी पी सकते हैं। कच्चा पपीता खा सकते हैं। चेरी, चुकंदर, बबूकोसा, पैर, है ना। सब्जी में काली मिर्च और हल्दी का इंटेक बढ़ाएं, क्योंकि हल्दी भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी वाली है, तो हल्दी का उपयोग ज़्यादा करें। हल्दी के हमने वीडियो भी डाला है हल्दी का। शिमला मिर्च का उपयोग करें। आंवला खा सकते हैं। सौंफ चबा सकते हैं। सुबह की सवेरे सवेरे की धूप, जिनको भी कैंसर हुआ है, सवेरे सवेरे की धूप अर्ली मॉर्निंग की जरूर ले सकते हैं। 1 कप कद्दू का जूस या सूप निश्चित रूप से पिएं। देसी गाय का कच्चा दूध विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है। यदि कहीं देसी गाय है आपके आसपास में, क्योंकि मेरे दर्शकों में बहुत सारे गांव के दर्शक भी हैं, छोटे छोटे गांव में रहते हैं, तो वहाँ छोटे छोटे गांव में देसी गायें होती हैं। तो देसी गाय का यदि दूध निकालते ही, इधर दूध निकला और इधर आप पिएंगे तुरंत, बिना गर्म किए, बिना पॉस्चराइज किए, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा उसका। अश्वगंधा एक ऐसी चीज़ है जो कैंसर की रोकथाम में भी मदद करता है। अश्वगंधा कैंसर सेल्स की ग्रोथ और प्रोडक्शन पर लगाम लगाता है। चाय दूध में अश्वगंधा का 1 चम्मच पाउडर जो डाल करके और पी सकते हैं। पानी खूब पिएं और पेशाब को रोकें नहीं, ये ध्यान रखें। हर तरह का फैट सेहत के लिए बुरा नहीं होता है, लेकिन प्रोसेस्ड फूड आइटम्स में मौजूद फैट सेहत के लिए नुकसानदायक होता है और कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। इसलिए प्रोसेस्ड फूड्स में ट्रांस फैट बेहद आम होता है और वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे कैंसर का खतरा सबसे अधिक होता है। इसलिए बाजार का तला गला, पैक फूड, फास्ट फूड, जंक फूड बिल्कुल भी ना खाएं। बाजार की कचौरी, समोसा, वड़ा पाव, पिज्ज़ा और बर्गर बहुत खतरनाक है, ये ध्यान रख लीजिए। तो ये आपके लिए जहर हैं, इससे इनसे बचें। बाजार की किसी भी प्रकार की नमकीन भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें भी ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये खाने पीने का आप यदि ध्यान रखेंगे तो आप कैंसर से बच सकेंगे। मुनक्का दाग का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। खाने में काली मिर्च और शिमला मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं। गाजर खाएं, गाजर का जूस पिएं। कलौंजी, आधा चम्मच कलौंजी रोज कूट करके और फाँकी मार करके पानी पी सकते हैं। कलौंजी बहुत फ़ायदा करेगी। नियमित एक्सरसाइज ज़रूर करें। जिनको भी लंग्स की प्रॉब्लम है, गुब्बारा फुलाएं, सांस लेने, डीप ब्रीथिंग करें खूब, अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें खूब, तो उससे उनको फ़ायदा होगा। इसी तरह से छाती और फेफड़ों में चिपके बलगम को भी बाहर निकालें। यदि आपको अस्थमा से और इससे बचना है आपको, तो आपको बलगम निकालना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि सर्दी या किसी संक्रमण की चपेट में आने से फेफड़ों में बलगम जमा होने लगता है। अगर आप ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD से जैसे रोगों से पीड़ित हैं, तो आपको फेफड़ों से बलगम को साफ करना बहुत ज़रूरी है। निमोनिया वगैरह यदि किसी भी प्रकार का आपको है, तो अंदर से बलगम को साफ करिए। छाती में ज़्यादा बलगम जमने से वायुमार्ग बंद हो सकता है, जिससे आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो सकता है। बढ़े हुए बलगम से निमोनिया जैसे संक्रमण भी हो सकते हैं और अस्थमा भी हो सकता है। फिलहाल महामारी चल रही है और सर्दियों का मौसम भी अभी गया नहीं है, और अभी ये जो बसंत ऋतु आई है ना, तो इसके अंदर सर्दी और गर्मी दोनों का मेल रहेगा। दिन में गर्मी, रात में सर्दी, तो सरद गर्म होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए इस सरद गर्म होने से बचें। इन दोनों परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा फेफड़े ही आपके प्रभावित हो सकते हैं। ऐसी हालत में फेफड़ों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। सर्दी के मौसम में सर्दी खांसी के कारण
फेफड़ों में बलगम बनने की समस्या ज़्यादा होती है। बलगम जमा होने के कारण सांस लेने में तकलीफ होने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा छाती में बलगम जमा होने पर घबराहट, गले में खराश, छाती में भारीपन और सांस का संक्रमण ऐसे लक्षण जो है आपको महसूस हो सकते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन यदि आप लापरवाही की तो ये बहुत बुरी तरह से आपको प्रभावित कर सकती है। अगर इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो कई जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप ऐसा ना करें। डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप घर पर अपने इस लक्षण को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन घरेलू नुस्खों से आप छाती में जमा बलगम से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन घरेलू नुस्खों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जबकि आपको दूसरी दवाइयों से कोई न कोई साइड इफेक्ट होना तय बात है। बिना साइड इफेक्ट की कोई गोली नहीं मिलेगी आपको। नीलगिरी का उपयोग करें। नीलगिरी के उत्पादों का उपयोग वर्षों से खांसी को कम करने और बलगम को कम करने के लिए किया जाता है। वे आमतौर पर सीधे छाती पर लगाए जाते हैं। नीलगिरी का तेल, उसकी कुछ बूंदें नाक और छाती पे जमा कफ को हटा सकती है। इसके लिए गर्म पानी में नीलगिरी का तेल मिलाकर के स्नान करें। नीलगिरी एक साफ रुमाल में उसकी ड्रॉप्स ले करके भी आप इनहेल कर सकते हैं, अपने तकिए के पास में रख सकते हैं रात को सोते समय। और आपको नीलगिरी का तेल ऐसे नहीं मिले तो मेडिकल स्टोर पे कार्वोल कैप्सूल मिलता है, उसके अंदर नीलगिरी का तेल ही होता है। कार्वोल तो कैप्सूल काट करके उसकी ड्रॉप जो है रुमाल में ले करके इनहेल कर सकते हैं। और बाकी नीलगिरी का तेल मिलता है हर जगह, लेकिन बस वही क्वालिटी की बात है। कच्ची हल्दी अभी आ रही है, कच्ची हल्दी भी इसके अंदर काम आ सकती है। थोड़ी सी कच्ची हल्दी का रस लें और कुछ बूंदों को अपने गले में डालें, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। आप चाहें तो हल्दी के रस को गुनगुने पानी में मिला करके गरारे भी कर सकते हैं। हल्दी में करक्यूमिन नामक एक सक्रिय यौगिक होता है जो बलगम को घोलने में मदद करता है। इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण खांसी और सर्दी के इलाज में मदद करते हैं। हल्दी पर हमने पूरा वीडियो डाला है। गर्म तरल पदार्थ पिए। फेफड़ों में जमा बलगम से राहत पाने के लिए आपको बहुत सारे तरल पदार्थ पीने चाहिए। देखिए, अस्थमा में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि आदमी को पहले मालूम पड़ जाता है कि अब मुझे सांस लेने में दिक्कत होने वाली, तो तुरंत उसी समय में यदि गर्म तरल पदार्थ उसको कुछ भी मिल जाए, चाहे वो लेमन टी हो, चाहे हमारा सूप हो, चाहे और कोई गर्म पदार्थ हो, ठीक है, मूंग की दाल का पानी ही क्यों ना हो गर्म, ठीक है, उसमें थोड़ा नींबू डाल करके वो पी सकते हैं। तो कुछ भी गर्म, है ना। विशेष रूप से गर्म तरल पदार्थ छाती और नाक में बलगम को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। आप गर्म पानी, सूप, गर्म एप्पल का रस, लेमन टी, इनका सेवन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में जो एंड स्क्रीन होती है ना, एंड स्क्रीन में उसमें हमने दो वीडियो के लिंक डालेंगे, तो आप उन दोनों वीडियो को देखिए। उन दोनों वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये लाभदायक ड्रिंक हैं और इनसे हर हाल में आपको लाभ ही मिलेगा। आपको लंग्स कैंसर है या अस्थमा अथवा फेफड़ों में किसी भी प्रकार का संक्रमण है, उन्हें अवश्य देखें और उनका उपयोग ज़रूर करें। एंड स्क्रीन में दोनों वीडियो के लिंक हैं। गर्म पानी की भाप लें। एक बड़े कटोरे में पानी गर्म करें। इसके बाद अपने चेहरे को चारों ओर से भाप को फंसाने में मदद करने के लिए अपने सिर पर एक हाथ तौलिया पूरा ढक लें। और भाप कितनी देर तक लेनी है इसके लिए कोई निर्धारित दिशा निर्देश नहीं है, इसलिए जब तक आराम नहीं मिल जाता तब तक आप भाप ले सकते हैं। यदि गर्मी अत्यधिक हो रही है तो तौलिया हटा सकते हैं। गर्म पानी में अमृत धारा की भाप भी ले सकते हैं। अजवाइन, एक ग्लास पानी में 2 चम्मच अजवाइन डाल करके तपेली में गर्म करके और उसकी भाप भी ले सकते हैं, तो उससे भी आपका कंजेशन खुल जाएगा नाक का और लंग्स का, तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। गर्म पानी से गरारे करें। छाती और नाक में जमा कफ से छुटकारा पाने के लिए यह इलाज सबसे बेहतर माना जाता है। गर्म पानी में काला नमक डाल लें 1 चुटकी और हिला करके 2 से 3 बार दिन में गरारे करें। तीन सुबह, दोपहर, शाम को गरारे करने चाहिए। गरारा करने से खराश, खांसी और बुखार के लक्षणों को भी दूर करने में मदद मिल सकती है।
गर्म पानी में थोड़ा सा शहद डाल करके उसका सेवन करने से भी फेफड़ों में जमा बलगम और खांसी से राहत मिल सकती है, तो वो भी पिया जा सकता है। या फिर सबसे बढ़िया 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच शहद, या शहद जो लोग नहीं खाते हैं वो गुड़ ले सकते हैं, और चिमटी भर काली मिर्च, चिमटी भर काला नमक, ये मिक्स करके रात को सोने से पहले पहले पूरा पानी पी लीजिए और फिर ये ले लीजिए। ये लेने के बाद में 1 घंटे 2 घंटे तक कोई पानी वानी नहीं पीना है। यदि ये करेंगे तो इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी और जल्दी से जल्दी वो बलगम दूर होगा। आपके फेफड़े स्वस्थ रहें, इसी शुभकामना के साथ में इस वीडियो में इतना ही। और आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा लंबा है, टेंशन नहीं करें, इस लंबे को भी सहन करें अपने शरीर के लिए, और दूसरे लोगों को भी शेयर करें। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनको सब्सक्राइब करने की प्रेरणा करें, ताकि उनको नए नए वीडियोस के लिंक पहले ही मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए और वो देख सकें, इसका लाभ ले सकें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।